हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डार्क स्टार पे। और आज जो कहानी आप जो सुनने वाले हैं वो मेरे दोस्त की आवाज़ है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया ना करते हुए कहानी पे नज़र डालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकिता शर्मा है। दिल्ली के आनंद विहार की रहने वाली हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ। मेरे पति एक आईटी कंपनी में मैनेजर हैं। मेरे साथ जो घटना हुई है वो मैं आप सबको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। ये घटना तब की है जब मैं 26 साल की थी और 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और अपने बेबी का ख्याल रखने के लिए छुट्टियों पर थी। उस रात मेरे पति जब शाम को ऑफिस से लौटे तो हमने पास ही एक पार्क में टहलने का प्रोग्राम बनाया। रात के 9 बजे रहे थे और हम अपनी कार से बाहर की ओर निकले। वहाँ पहुँचे ताकि रात के वापस आते वक्त दिक्कत ना हो। वहाँ हमने देखा कि लोग भागे वहाँ टहल रहे थे। हमने भी वहाँ आधे घंटे तक चहल कदम की। फिर जब तक गए तो वापस चलने का निर्णय लिया। मेरे पति ड्राइवर सीट पर थे और मैंने जैसे ही अपनी तरफ का कार का गेट खोला, एक बूढ़ी औरत मेरे ड्रेस को खींचने लगी। मैंने ऐसे नॉर्मल बात समझकर उसे बिना पैसे दिए कार में बैठ गई। हमारी कार 5 मिनट चली ही थी और जब हमारी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी तो फिर वही बूढ़ी औरत सामने दिखाई दी। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए घर पर पहुंच गए। अगली रात जब मेरे पति किसी बिजनेस वर्क के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और मैं घर पर अकेली थी, रात को 2 बजे के करीब जब मेरी नींद खुली तो जिसे मैंने देखा वो देखकर मैं बुरी तरह से कांप गई और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत मेरे पलंग के बगल में बैठी हुई थी और कह रही थी, मेरे करीब आओ। एक बार तो मैंने सोचा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें बंद कर वापस खोली तब भी वो वहीं खड़ी थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी और यह सोचकर कि वो बच्चे को नुकसान न पहुंचाए, मैं घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई और बाहर निकलकर पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन मैंने पड़ोसियों को कुछ नहीं बताया ताकि वो कहीं मुझे पागल ना समझ बैठें। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया और उसी वक्त गाड़ी से सुबह 5 बजे तक घर आ गई। मैंने उनको सारी घटना बताई। जब ये बात मेरी माँ को बताई तो वो तुरंत मेरे घर आ गए और उन्होंने घर में छोटी सी पूजा करवाई ताकि वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा ना दिखाई दे। उस पूजा के बाद मैंने कभी उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा। तो इस तरह फ्रेंड्स, मेरी माँ की सलाह से मैं मेरे बच्चे सुरक्षित रहे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान आपको कुछ विशेष ऐसी जगहों का ध्यान रखना पड़ता है जहाँ से कुछ रूह अक्सर साथ लग जाती है। ये बात 4 से 5 साल पुरानी है। दशहरे का समय था। मैं अपने दोस्तों के साथ
रामलीला देखने गया था। रामलीला गांव के कुछ दूर बाजार की तरफ थी। रामलीला 12 बजे के करीब ख़त्म हुई। मेरे सारे दोस्त घर को निकलने लगे, मगर मैं वहीं के कुछ दोस्तों के साथ बैठा बातें करने लगा। जब मैं वापस जाने लगा तो मुझे कोई अपने साथ का नहीं मिला। अब मैंने सोचा कि यहीं रुक जाऊं, मगर फिर सोचा कि घर वाले परेशान होंगे, इसलिए घर के लिए निकल गया। रास्ते में जंगल पड़ता था और मेरे पास कोई टॉर्च भी नहीं था। जंगल में घंघोर अंधेरा था। पेड़ों को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भूत खड़ा हो। अचानक कोई मेरे सामने से तेजी से गुजरा। मुझे लगा कि ये पास के गांव का कोई लड़का है। मुझे थोड़ी राहत मिली क्योंकि मुझे कोई साथी मिल गया, मगर वो लड़का बहुत तेज़ी से भाग रहा था। मैंने पीछे से आवाज़ लगाई, ओ गोल्ड मेडलिस्ट, ज़रा धीरे चल यार। मगर इतने में वो लड़का रास्ते से बाहर घनी झाड़ियों की तरफ कूद गया। मुझे हैरानी हुई कि इतने रात में कोई जंगल की तरफ क्यों जाएगा। मुझे डर लगने लगा। मैं तेज़ी से अपने कदम बढ़ाने लगा, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लड़का मेरे साथ साथ ही चल रहा है। थोड़ी ही दूर एक हनुमान मंदिर था। मैं भागकर मंदिर के अंदर चला गया और सुबह तक वहीं बैठा रहा। सुबह जब एक दो लोग आते जाते दिखे तो मैंने वहाँ से उठा और घर चला गया। वैसे मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन उस दिन जो मेरे साथ हुआ उसको देखकर मुझे इस किस्से को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक रात वहाँ पर हम परिवार के 5 सदस्य में मेरे दादी, चाचा, चाची और मेरे चचेरे भाई थे, और मैं सोफे पे सो रहा था और दादी से बातें कर रहा था, और चाचा, चाची और मेरे चचेरे भाई ऊपरी माले पर बने रूम में सो रहे थे। रात के 10:30 बजे थे। तभी मैंने अचानक देखा कि किसी ने गैलरी की बिजली बंद कर दी है। जिस रूम में हम बैठे थे वो गैलरी से थोड़े दूर था, और मुझे वहाँ से गैलरी में कुछ नहीं दिख रहा था। यह पक्का करने के लिए मैंने अपने चचेरे भाई आकाश को आवाज़ दी, और दूसरी तरफ मुझे हाँ की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गया था कि वो वहाँ कैसे पहुँच गया, क्योंकि उस गैलरी तक सिर्फ हमारे रूम से ही जाने का रास्ता है। मैंने फिर से तेज़ आवाज़ में उसको नाम पुकारा, और इस बार भी वही आवाज़ दुगनी तेज़ी से सुनाई दे रही थी। जब मैंने ऐसे बार बार सुना तो मैं बिना डरे उस अंधेरी गैलरी में जाने की सोचा, और यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। अब मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैं जल्दी से वहाँ से भागा और मेरे कमरे से होते हुए आकाश के कमरे में गया और देखा कि वो तो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और गैलरी वाली घटना बताई। आकाश ने कहा कि मैं तो सो रहा था और मैं नीचे तो आया ही नहीं। मैं यह सब सुनकर डर गया कि यह सब कैसे हो गया, क्योंकि कोई चोर भी हमारे कमरे में घुसे बिना उस गैलरी तक नहीं पहुंच सकता। मैंने सोचा ये सब मेरे साथ ही हुआ, लेकिन अगले दिन चाचा ने बताया कि
उन्हें भी कभी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। कुछ महीनों बाद उन्हें भी वो घर बेचकर दूसरा नया घर ले लिया। ये कहानी है एक चुड़ैल की जो एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ गई थी। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बात करती थी। इस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि वो उस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वो सदा के लिए उसका बनकर रहना चाहती है। पर क्या वह चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाई? शायद। यह कहानी एक रहस्य पर से पर्दा उठाएगी और एक चुड़ैल के प्रेम को, उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि यह कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वो चुड़ैल पड़ गई थी। हाँ, मतलब प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा भूत प्रेत के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने यह कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए। डरना मना है। यह कहानी आज से 55 से 60 साल पहले की है, जब गांवों के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ आदि हुआ करती थी। जगह जगह पर नाशवती, बांस का बगीचा, महुआ का बगीचा, बारियान, आम आदि के बागीचे हुआ करती थी। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियाँ थी, वह भी मूंज आदि पौधों से घिरी हुई। ऐसे समय में बहुत भूत प्रेत चुड़ैल का बहुत ही बोलबाला था। लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं के डरावने अनुभव हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये रोन खड़ी कर देने वाले आत्माओं के कुछ नाम भी हुआ करते थे, जो इनके काम या रहने की जगह आदि पर रखे जाते थे। जैसे पंडित जी के श्रीपाल पर की चुड़ैल, नेतुबारी बाबा, बदकी बारी वाला भूत, बंसबदी में की चुड़ैल, सारंगी बाबा, रक्ता पियनी चुड़ैल, नाहर दुबनी चुड़ैल, प्यासा नारमी चुड़ैल आदि। तो ऐसे आप लोग को उस चुड़ैल से मिलवाता हूँ जो एक आम के बागीचे के कोने में स्थित एक बांस की कोठी में रहती थी। यह कहानी जिस समय की है, उस समय बहिरू बाबा गवादू जवान थे। छिक्का, कबड्डी, दौदादी में बढ़ा चढ़ कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। अरे भाई, कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते तो सबको खींचते हुए बिना सांस तोड़े बाहिरू बाबा लाइन छू लेते। बाहिरू बाबा के घर के आगे लगभग 200 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बागीचा था, जिसमें आम के लगभग 15 से 16 पेड़ थे। और इस बागीचे के एक कोने में बसवदी भी थी।
जिसमें बांस की 3-4 कोठियाँ थीं। आम का मौसम था और इस बागीचे का हर पेड़ की डालियाँ आम से लदकर झूल रही थी। दिन में बाहिरू बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिनभर इन आमों की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा बाहिरी बाबा को ही था। रात होते ही बाहिरी बाबा खाने पीने के बाद अपने बिस्तर और नासाखियातियाँ उठाते और सोने के लिए इस आम के बागीचे में चले जाते। एक रात बाहिरी बाबा बागीचे में अपनी नासाखियातियाँ पर सोए हुए थे। तभी उनको नासावादी के तरफ कुछ आहट सुनाई दी। बाहिरी बाबा तो जाग गए, पर खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नज़र नासवादी की तरफ घुमा दिए। उनको नासवादी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आए, पर हवा न बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपनी शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद इसका वजह से ये बांस हिल रही हो। इसके बाद बाहिरी बाबा उठकर खट पर ही बैठे रहे और अपनी लाठी संभाल लिए। अभी बाहिरू बाबा कुछ बोलने इसके पहले ही उन्हें बंसवादी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही बाहिरू बाबा की सांसें तेज हो गई और वे लगे सोचने कि इतने रात को कोई औरत इस बंसवादी में क्या कर रही है। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि वह औरत उनके पास आकर कुछ दूर पर खड़ी हो गई। बाहिरी बाबा तो हक्के बक्के थे। उनके मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलती, पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो। बाहिरू बाबा की बात सुनकर वह औरत बहुत ज़ोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूँ और इस बंसवादी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया। ये बात काफ़ी पुरानी नहीं है। ये बात तब की है जब अयोध्या का फैसला आने वाला था। कानपुर में दंगों के डर से कानपुर बंद था। हर कोई किसी न किसी तरह से अपनी छुट्टी के मज़े ले रहा था। मेरे पड़ोस में रहने वाले एक चाचा जी अक्सर अपनी छुट्टी गंगा किनारे व्यतीत करते थे। मछलियों के बड़े शौकीन थे, इसलिए अक्सर छुट्टी के दिन मछलियाँ पकड़ने गंगा किनारे चले जाया करते थे। कभी कम तो कभी ज़्यादा, मगर मछली पकड़ने में उस्ताद थे। उस दिन उन्होंने अपने दिन के खाना निपटाया और फिर अपनी पत्नी यानी चाची जी से मसाला पीस कर रखने को कहा और चले गए गंगा किनारे मछली पकड़ने। जैसा मैंने आप सबको बताया कि वो अक्सर मछली पकड़ने जाते थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही हुआ। वो मछली पकड़ने के लिए अक्सर गंगा बैराज जाया करते थे, लेकिन कानपुर में उस दिन कर्फ्यू जैसा माहौल था, जिसके चलते उन्हें वहाँ तक जाना के लिए उचित नहीं लगा, क्योंकि कोई भी सवारी मिलना मुश्किल थी। इसलिए आज वो शुक्लागंज की तरफ जाने वाले गंगा पुल के नीचे मछली पकड़ने चले गए। दोपहर के कोई 2:30 बजे के वक्त था। वो
अपनी ही धुन में मस्त गुनगुनाते हुए मछलियाँ पकड़ने में व्यस्त थे, लेकिन 45 मिनट के बाद भी एक भी मछली हाथ नहीं लगी। लेकिन हर मछली पकड़ने वाले के मन सब्र का सैलाब होता है। वो भी सब्र करे हुए मछली पकड़ने की पूरी कोशिश करते जा रहे थे। वैसे भी गंगा के किनारे की खूबसूरती इतनी मोहक होती है कि वहाँ बैठने वाले इंसान का दिल कभी भर ही नहीं सकता। तो बोर होने की बात ही अलग है। वो भी अपनी खुशी में मग्न अपने काम में लगे पड़े थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके कांटे में कोई मछली फंसी है। उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अभी पहले उन्हें देखना था कि मछली है कितनी बड़ी। अगर छोटी हुई तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके परिवार में 5 लोग हैं। सिर्फ एक छोटी मछली से कोई फ़ायदा ना होता। खैर, वो अपनी इतने देर बाद पहली सफलता को लेकर ही उत्साहित थे। उन्होंने कांटे की डोर को पकड़कर बाहर खींचना चाहा, मगर उन्हें बाहर ज़्यादा लगा और वो उसे खींच नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी उस मछली पकड़ने वाले डोर को एक पत्थर से बांध दिया और पूरा जोर लगाकर उस मछली को बाहर निकालने में लग गए। वो काफ़ी जोर लगा रहे थे, मगर उस बाहर खींच नहीं पा रहे थे। एक तरफ उनके मन में बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश उन्हें हार नहीं मानने दे रही थी, और दूसरी तरफ वो मछली जो बाहर आने की बजाय जैसे चाचा जी को ही अंदर खींचना चाहती थी। काफ़ी जोर लगाने के बाद जब चाचा जी ने समझ लिया कि ये मछली अब बाहर नहीं आ सकती और ना ही कोई और वहाँ था जो चाचा जी की मदद कर सकता, चाचा जी ने उस मछली को छोड़ देने का फैसला किया और एक आखिरी उम्मीद के साथ थोड़ा सा डोर को ढीला छोड़ दिया। अपना सारा जोर लगाकर उसे खींचा। वो मछली बाहर आ गई। ये देखकर उनके चेहरे पर चमक आ गई। वो मछली देखने में करीब 4 फुट की थी और वज़न करीब 8 किलो होगा। वो कांटे के साथ उछलकर बाहर आई थी। चाचा जी से करीब 3 मीटर की दूरी पर चाचा जी अपने सामने वगैरह छोड़ के कर उसके पास खुशी से गए, ये सोचते हुए कि इतनी बड़ी मछली को अकेले कैसे घर ले जाए। वो उस मछली के पास पहुंचने से पहले तो उसे मछली को देखकर दंग रह गए। वो मछली बहुत अजीब किस्म की थी, जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। काली और थोड़ी से हरे रंग की दाग से थी उस मछली पर, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात जो थी वो ये थी कि उस मछली ने अपने मुंह में एक इंसान का सर पकड़ रखा था, मानो जैसे कि वो उसे खाने वाली थी। इस बात से वो बिल्कुल भी नहीं डरे, क्योंकि लाख पाबंदी के बाद भी कभी-कभी गंगा में लाशें देखी जाती है, जिन्हें अगर सरकारी कर्मचारियों ने देख लिया वो उसे निकाल लेते हैं, वरना जाने कहाँ तक उसको सफ़र जारी रहता है। इसी ही लाश को अक्सर बड़ी मछलियाँ भी खा जाती हैं। ऐसा ही कोई वाक्य समझकर चाचा जी को डर नहीं लगा।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होंगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हमारे चैनल पे अपलोड हो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर अपना कहानी शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।